जय हिंद। आज के क्लास में हम बतलाने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इस तरह से बतलाएंगे, ऐसे बतलाएंगे कि आज तक आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। कहिएगा सर ये तो सबको यूट्यूब पे डायलॉग देता है, ये कौन सी नया डायलॉग है? डायलॉग नहीं है, हम हकीकत बतलाते हैं। हकीकत बतलाते हैं। आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहिए, सिर्फ 5 मिनट बने रहिए। हम आपसे वादा करते हैं आप मेरे साथ आधा घंटा का जो ये क्लास है, आधा घंटा देख के ही आप बंद कीजिएगा, ठीक ना? तो आइए त्रिकोणमिति को जानने से पहले इसके खानदान को जानते हैं। ये कहाँ से जन्म लिया, त्रिकोणमिति का बाप कौन है, इसके खानदान को जानिए। इसके खानदान को जब समझ जाइएगा तो फिर इस त्रिकोणमिति को आप आसानी से समझिएगा। नहीं तो 10th क्लास में बच्चा देखता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, माथा से बाहर, इधर से गेंद आया उधर से बाउंस, इधर से आया इधर से बाउंस, पता चला कि कोई टोटल बॉल डॉट गया, किसी पे छक्का गया, इन्हें टीम हार गई। ठीक ना? हारना नहीं है आपको, हारना नहीं है आपको, त्रिकोणमिति से लड़ना है। लड़ेंगे कैसे? जब त्रिकोणमिति में परिपक्वता हासिल कीजिएगा तब। सचिन तेंदुलकर कहाँ हरा? क्रिकेट में नहीं ना हरा कभी, एकदम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे क्रिकेट में मतलब परिपक्वता हासिल हो गया था। ठीक ना? आज उसी को अपने लोग हासिल करेंगे। तो चलिए, त्रिकोणमिति ये कहाँ से जन्म लिया? त्रिकोणमिति हम तो लिख दिए, त्रिकोणमिति ऊपर में लिख दिए, अंग्रेजियों में लिख दिए, हिंदियों में लिख दिए है, पता नहीं इसको और कौन कौन भाषा में। हम तो दुइये भाषा जानते हैं, दुइये भाषा में लिख दिए हैं, लेकिन इसको पहले लिखना बिल्कुल अनुचित है। हम फिर भी लिख दिए तो कोई बात नहीं। अपने लोग अब चर्चा करते हैं बारी बारी से त्रिकोणमिति आया कहाँ से। सबसे पहले लेके चलते हैं मैथ। ठीक है? अब पूरा नाम बोले तो मैथमेटिक्स। ये मैथ, यही ना मैथ है। इस मैथ का ब्रांच, मैथ का बहुत सारा ब्रांच है। ब्रांच मतलब मैथ हुआ बाप का नाम, इसका बेटा, इसका क्या गो बेटा मैथ का? मैथ का कहे तो बहुत सारा ब्रांच है। ठीक ना? कुल मिला के अकॉर्डिंग टू क्लास, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन तक का, ग्रेजुएशन लेवल तक यदि देखिएगा तो मैथमेटिक्स का कुल मिला के 9 ब्रांच है। ठीक ना? ऊपर का बात छोड़ दीजिए ना, ऊपर का बात जुदा है। हम जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक का बात बता रहे हैं। ग्रेजुएशन तक के लिए मैथमेटिक्स का 9 ब्रांच है। इसमें मैथमेटिक्स को 9 बेटा, सबसे पहला बेटा ज्योमेट्री, सबसे पहला बेटा ज्योमेट्री, दूसरा बेटा त्रिकोणमिति, ट्रिगो जिसको कहते हैं, तीसरा अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स, बहुत सेट थ्योरी बहुत सारा है। उधर को छोड़ दीजिए, उधर पे माथा नहीं लगाना है। ठीक ना? बस इतना ही समझिए। ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा बेटा है ज्योमेट्री। ठीक ना? सबसे पहले मैथ में यदि किसी भी ब्रांच का विकास हुआ तो सबसे पहला ब्रांच है क्या? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हैं, आज 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना? तो आइए ज्योमेट्री को छोड़ देंगे, अपने लोग पढ़ने वाले हैं आज त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ? ठीक ना? इसके विकास के बारे में लेके चलते हैं, और त्रिकोणमिति कैसे कैसे इसका खोज हुआ। तो सबसे पहले जब मनुष्य का जन्म हुआ था, जब मनुष्य इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे आया था, उसी समय से मनुष्य को त्रिकोणमिति का ज्ञान हुआ। जब यहाँ वो बसने लगा, यहाँ रहने लगा, उसी समय से उसे त्रिकोणमिति की आवश्यकता हुई। और जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका फिर खोज भी होता है। तो त्रिकोणमिति का आवश्यकता हुआ, फिर इसका खोज हुआ। आवश्यकता क्यों पड़ा त्रिकोणमिति का? त्रिकोणमिति पढ़ के होता क्या है? हम क्यों त्रिकोणमिति पढ़ते हैं? तो आइए इनको बारीकी से समझते हैं। अपने लोग पढ़े ना, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या पढ़े? सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है? वर्ल्ड, दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। हम आपको त्रिकोणमिति का आरंभ से कहानी बतला रहे हैं। ठीक ना? तो मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये सभ्यता है क्या? सभ्यता है आरंभिक समय में जब मनुष्य, मतलब सामाजिक रूप में जब मनुष्य मतलब रहता था, तो वो किस तरह रहता था उसका जो अध्ययन करते हैं उसी को हम कहते हैं सभ्यता। आरंभिक समय में मनुष्य जब इस पृथ्वी पर रहता था तो उनको पानी पीने के लिए जल की तो आवश्यकता थी, परंतु चापाकल नहीं था। ठीक है? नदी था, चापाकल नहीं था, कुआं भी नहीं था। तो मनुष्य को पानी पीने के लिए नदी पे आश्रित होना पड़ता था। ठीक ना?
जब भी मनुष्य मतलब पानी पिएगा कहाँ से, तो नदी का पानी पीता था। चापाकल नहीं था उस समय, ये बिस्लरी का बोतल जब वो भी नहीं था, ठीक ना, तो वो नदी से पानी पीता था। नदी से पानी पीने के चक्कर में मनुष्य जब भी बसता था तो नदी के किनारे ही बसता था, क्योंकि नदी से यदि ज़्यादा दूरी पे जाके बसेगा तो पानी पीने में बहुत कठिनाई होगी। तो पानी पीने के लिए तो फिर नदी किनारे आना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य जहाँ भी बसा तो कहाँ पे बसा, नदी किनारे बसा। वहाँ पे एक नदी है नील नदी। कहाँ पे, मिस्र में एक नदी है नील नदी। उसी नील नदी के किनारे आदमी बसते थे, ठीक ना, आदमी बसते थे नदी के किनारे। अब नदी के किनारे बसेगा तो वहाँ तो नदी के किनारे कोई परमानेंट अपना घर नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि नदी जो है बरसात के मौसम में नदी अपना चौड़ाई बढ़ा लेता है, नदी का चौड़ाई बढ़ जाता है। क्यों, बरसात के मौसम में उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका चौड़ाई बढ़ जाता है। अब फिर जैसे जैसे ठंडी आता गया तो नदी का पानी सूखता गया। अभी के मौसम मतलब ठंडा, मतलब ठंड जब समाप्त होने लगती है अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु से पहले कह दीजिए ये कौन, बसंत ऋतु में नदी का चौड़ाई घट के थोड़ा सा हो जाता है। तो आदमी क्या करता था, सपोज कीजिए ये नदी है, नदी का चौड़ाई इतना है, ठीक ना, ये क्या है, नदी, इसमें पानी चल रही है, चल तू पानी चलते चल, नदी है। मनुष्य इस नदी किनारे यहाँ पे अपना झुग्गी बस्ती बना के रहता था, अपना घर बना के रहा करता था मनुष्य। जब बरसात के मौसम में नदी में पानी आ जाता था तो मनुष्य इस नदी से 1 किलोमीटर दूर मतलब वहाँ पहुँच जाता था जहाँ पर कि नदी का किनारा हो, जहाँ पानी नहीं हो, मतलब ऊंचा स्थान पे पहुँच जाता था। फिर नदी का पानी फिर यदि कम हुआ तो कम होने के बाद मनुष्य फिर अपनी पुरानी जगह पे आते थे, ठीक ना। नदी में पानी ज़्यादा हुआ तो 1 किलोमीटर दूर चले गए, फिर पानी घटा तो फिर पुराने स्थान पे आ गए, फिर 1 किलोमीटर दूर गए अगले साल, फिर पुराने स्थान पे आ गए। अर्थात मनुष्य होता क्या था, अपना आवास, अपना घर चेंज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान से दूसरे स्थान से पहले स्थान तक। उसमें आदमी, जाति का आदमी है, मनुष्य है, तो झगड़ा तो अब होवे करेगा। झगड़ा किसका, तो अब आदमी जो है पहले जहाँ अपना घर बनाता था, पानी भरने के कारण वहाँ से प्लॉट खाली करके दूर बसता था, और वहाँ से फिर जब अपने पुराने स्थान पे आता था तो सब में झगड़ा हो जाता था। कहता है हमारा इतना बड़ा ज़मीन था, यहाँ हमारा इतना ज़मीन में घर था, वो कहता था मेरा इतना ज़मीन में घर था, और ज़मीन के बंटवारा को लेके विवाद हो जाता था। विवाद इतना बड़ा होता था जो कान कपा ढा लेता था। तो उस ज़मीन को, विवाद को सुलझाने के लिए, ठीक ना, बहुत बड़ा पंचायत बैठता था। उस समय जनपद हुआ करता था, तो जनपद का जो मुखिया था, जो प्रधान हुआ करता था, उनके पास समस्या लेकर जाया करता था, तो वो प्रधान उस समस्या को सुलझाते थे। सुलझाते कैसे थे, अब सुलझाने का क्रम देखिए। इसी समस्या को सुलझाने के क्रम में त्रिकोण नीति का खोज हुआ। अब मानिए नदी किनारे ऐसा यदि ज़मीन का टुकड़ा हो, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हो, और नदी किनारे पानी भर गया तो यहाँ से खाली करके चला गया, फिर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो वो माप लेगा, इतना लंबाई इतना चौड़ाई था, माप के आएगा तो पुराना जगह पे फिर आएगा तो इतना माप के तो दे देगा। मुखिया कहेगा तुम्हारा ज़मीन इतना लंबा इतना चौड़ा था, उतना ले लो, समस्या सुलझ जाएगा। लेकिन यदि इसी में नदी किनारे जो ज़मीन होता है, वो नदी तो सीधा, तो हर हमेशा सीधा नदी नहीं बहती है, नदी का आकार थोड़ा टेढ़ा भी होता है, हर हमेशा सीधा नदी नहीं होता है, नदी का आकार टेढ़ा भी होता है। टेढ़ा कैसे होता है, जरा इसको देखिए, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। नदी ऐसा भी होता है, नदी ऐसनो घूमता है, ठीक ना, नदी हर हमेशा सीधा नहीं होकर ऐसनो चलता है। अब जरा गौर कीजिए, यदि जिस व्यक्ति का यहाँ पे ज़मीन आ जाए, यहाँ पे ज़मीन आ जाए, ऐसा ज़मीन, किसी व्यक्ति का ऐसा ज़मीन आया, अब ऐसा ज़मीन आया, वो खाली मतलब पानी भर गया नदी में, ये खाली करके चला गया, उसके बाद फिर लौट के आया, ऐसा ज़मीन है। तो अब इस ज़मीन को वो कैसे खोजेगा, उसका मुखिया जो है इतना ज़मीन उसको काट के कैसे देगा, इतना लंबाई इतना चौड़ाई, ये कर्व कैसा है, इस कर्व के अनुसार कैसे बांट देगा। चलिए इसमें और भी कुछ विवाद हो गया। 1 साल के अंतराल में उसका जो इस परिवार का जो मुखिया था, एक परिवार इस ज़मीन पे एक परिवार बसेगा, उस परिवार का मुखिया जो, उनका दोनों बेटा अलग अलग हो गया, दोनों बेटा अलग अलग हो गया। तब इस ज़मीन को 2 टुकड़ा बांटने का समय आ गया, इस ज़मीन को 2 बराबर टुकड़ा में बांटा जाए, ठीक ना। तो उसका बाप, इस परिवार का जो मुखिया था, वो क्या क्या इस ज़मीन को ऐसे बांट दिया,
पहला भाई को ये हिस्सा दिया, दूसरा को ये हिस्सा दिया, मतलब पहला बेटा इधर, दूसरा बेटा इधर। अब इसके मन में भी डाउट हो रहा है जी इसको ज़्यादा ज़मीन मिल गया है, इसके मन में डाउट आ रहा है जो उनको ज़्यादा ज़मीन मिल गया है। अब क्योंकि दोनों ज़मीन का नक्शा ही कुछ अजीब टाइप से था, तो अब दोनों का झगड़ा विवाद फंस गया। जो अब सबके मन में हो रहा है, इसके पहले के मन में डाउट हो रहा है जो दूसरे को ज़्यादा मिला है, दूसरे के मन में डाउट हो रहा है जो पहले को ज़्यादा मिला है। ये समस्या ऐसा एक परिवार का समस्या नहीं था, उस जनपद में अर्थात उस बस्ती में जितना व्यक्ति थे करीबन सबके पास ये समस्या हो गया। धीरे 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 जैसे जनसंख्या बढ़ता गया सबके साथ यह प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सबके साथ जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इस प्रॉब्लम को लेके उस मतलब जनपद का जो प्रधान था उनके पास गए। वो जो ऐसे ऐसे बात है, ज़मीन का कुछ ऐसा नक्शा है, इसको कैसे बंटवारा करेंगे। तो उसका जो मुखिया था उसके माथा में भी ये बात नहीं आया कैसे बंटवारा करेंगे, ठीक ना। ऐसा ऐसा एक जनपद का केवल बात नहीं था, ऐसा तो बहुत सारा जनपद था, हर एक जनपद में यही समस्या था। तो अब इस ज़मीन को मापेंगे कैसे। इस ज़मीन को मापने के लिए, उस ज़मीन को मापने के लिए कालांतर मतलब धीरे 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 मतलब 10, 20, 50 साल के बाद बहुत मतलब पूरे का पूरे सब बस्ती में यह समस्या मतलब होने लगा। इसके लिए अब वहाँ का प्रधान जो है इस समस्या को लेके राजा जी के पास गए। जो वहाँ के राजा थे उनके पास पहुँचे, जो राजा साहब ऐसा ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हो, ज़मीन का टुकड़ा सीधा ना हो के ज़मीन का टुकड़ा ऐसे यदि टेढ़ा हो, इस ज़मीन को यदि हमको 3 भाई में बांटना है, कैसा ज़मीन जैसा भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ज़मीन का टुकड़ा यदि ऐसा हो, इस ज़मीन को 3 भाई में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। तो राजा साहब इस समस्या को देखे। राजा साहब अपने राज्य का जो गणितज्ञ था उनको बुला के लाए, बोला चलो इसको 3 भाग में बांटो, कैसे बांटेंगे। तो वहाँ का गणितज्ञ जो था उनका भी माथा चकरा गया। अरे ज़मीन जब सीधा हो, ज़मीन जब ऐसा यदि सीधा हो ज़मीन, तब तो इनको हम 3 भाग में आराम से बांट सकते हैं। पहला भाई लेगा, दूसरा भाई लेगा, तीसरा भाई लेगा। यदि ज़मीन इस टाइप से हो तो कैसे 3 भाई को बराबर बराबर कैसे बांटेंगे। तो वहाँ का गणितज्ञ, उस राज्य का जो गणितज्ञ था उसके भेजा से भी यह बात परे हो गया। तो राजा बहुत प्रयास किया, गणितज्ञ भी बहुत प्रयास किया इसको बांटने का, 2 या 2 से अधिक भाग में बांटने का बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ, विफल रह गया। तो राजा के पास बार बार ये कंप्लेन आ रहा था, बार बार ये शिकायत आ रहा था। राजा भी आजीज हो गए, जब क्या इस समस्या का समाधान कैसे होगा। जिस प्रकार अभी कोरोना का समाधान नहीं मिल रहा, उसी प्रकार उस समय यह एक कोरोना की तरह मतलब फैल गया था, कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तो राजा जी एक काम किए, क्या काम किए, राजा साहब अपने पूरे राज्य में सब मतलब प्रत्येक नागरिक को सूचना भिजवा दिया, हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समस्या को मतलब समाधान कर दे, इस समस्या का समाधान निकाल दे, इस ज़मीन को 3 या 3 से अधिक टुकड़ा में बांट दे। तो पूरा राज्य में मतलब सूचना गया, लेकिन पूरे राज्य में से कोई भी नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि किन्हीं को ये आता ही नहीं था। 2, 4, 10 दिन 15 दिन वेट किया, पूरे राज्य में से कोई ऐसा गणितज्ञ नहीं निकल के आया जो कि ऐसा ज़मीन को 3 या 3 से अधिक टुकड़ा में बांट सके। तो राजा साहब क्या कि इनके पास तो प्रॉब्लम था, बेचारा जिसके पास प्रॉब्लम है वो तो कहीं ना कहीं समाधान खोजेगा। राजा साहब क्या किए, अपने राज्य से परे अब दूसरे देश में भी मतलब संवाद भिजवा दिए, दूसरे देश के गणितज्ञ सबको इन्वाइट किए, आप लोग मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ एक समस्या है, इस टाइप का ज़मीन का टुकड़ा है, इसको 3 या 3 से अधिक भाग में बांटना है, जो बांटेंगे उनको उचित पुरस्कार की राशि दी जाएगी। तो इनको बांटने का प्रयास किया, कौन, बाहरी मतलब दूसरे देश के, विदेश के गणितज्ञ सब आकर इस पे अपना माथा खपा रहा था, सब बांटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सब असफल हो रहे थे, किसी से यह बंटवारा हो ही नहीं रहा था। ऐसे ये स्थिति मतलब इतना भयंकर हो गया, इतना भयंकर स्थिति हो गया, जितना भयंकर कि ये कोरोना जो अभी है इसके लेके लॉकडाउन जो लगल है, इसी तरह भयंकर स्थिति पैदा हो गया। सब देश का गणितज्ञ सब एक जगह खड़ा होकर अपना माथा पच्ची कर रहा है कि इस ज़मीन को 3 या 3 से अधिक भाग में कैसे बंटवारा करेंगे। तो देखिए होता है क्या, जब बहुत बड़ा समस्या होता है ना, बीमारी जब बहुत बड़ा होता है ना, बहुत दूर दूर से इलाज करा के थक जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जो छोटका झोला छाप डॉक्टर जो है ना, उनका भी दवाई फिट कर जाता है और बीमारी ठीक हो जाता है। यही काम हुआ,
पूरा का पूरा देश दुनिया, पूरा दुनिया का सब गणितज्ञ इसके पीछे पड़ल था। लेकिन उसी राज्य में, जिस राज्य का राजा ये काम करवा रहा था, उसी राज्य में कुछ निठल्लू आदमी, ठग, निठल्लू, निकम्मा आदमी, जिनके पास कोई काम नहीं है, मचना पे बैठ के इग्गी दुग्गी सत्ता अट्ठा करते रहता है, वो 4 गो निठल्लू आदमी था जिसके पास कोई काम नहीं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ गया, गुलमा बीवी बादशाह कर रहा है। ऐसा सब आदमी, 4 गो दोस्त मिला, 4 गो दोस्त मिल के कहा चलते हैं राजा साहब के यहाँ। सुने राजा साहब के यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे सब गणितज्ञ आए हुए हैं, यहाँ तो अपने लोग को नमक रोटी भी नहीं मिलता खाने के लिए। राजमहल में जाएंगे तो राजमहल का भोजन खाएंगे, कम से कम 2-4-10 दिन ऐशमौज से खाएंगे, ऐशमौज से जीवन जिएंगे। तो चारों दोस्त मिल के प्लान बना लिया, ये चलो अपने लोग भी चलते हैं राजा के यहाँ, राजा के यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको अपने लोग सुलझाएंगे। 4 में से किसी के पास कोई बुद्धि नहीं था, लेकिन चारों ठग था, बोला हम दुनिया को ठगते हैं तो राजा साहब को भी ठगेंगे। राजा साहब को ठगने के उद्देश्य से चारों ठग मिलके चल दिया। उसमें से एक ठग थोड़ा सा बुद्धियार था, बाकी 3 को मिला के बेवकूफ़ था, ठीक ना। तो जो ठग मतलब 1 नंबर का ठग था, वो बोला देख ये बात तो हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हैं कि इस समस्या को, इस ज़मीन को 3 या 3 से अधिक भाग में अपने लोग की बस की बात नहीं है बंटवारा करना। क्यों नहीं है? क्योंकि देश विदेश का सब गणितज्ञ थक चुका है, तो अपने लोग कहाँ से इसको कर पाएंगे। लेकिन एक काम तो करेंगे, राजमहल में जाएंगे, वहाँ सब गणितज्ञ अपना अपना थ्योरी पेश कर रहा होगा, हम भी अपना नाम लिखा देंगे, जब हम भी अपना थ्योरी देंगे तो चलो उसमें तो बहुत सारा गणितज्ञ है, अपने लोग तो छोटका टुटपुंजिया गणितज्ञ हैं, अपने लोग का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, कम से कम तो 200-400 गणितज्ञ के नीचे अपने लोग का नंबर आएगा। तो नंबर 200-400 गणितज्ञ अपना थ्योरी पेश करेंगे तब ना अपने लोग का नंबर आएगा। तो कम से कम 10-15 दिन तो लग जाएगा, 10-15 दिन वो सब अपना थ्योरी पेश करेगा तब मेरा नंबर आएगा। 10-15 दिन तो राजमहल में राज सुख करेंगे। तो ये सोच के सब चल दिया, पीछे से तीनों ठक्का, चल भाई हम भी चलते हैं तेरे साथ, हम भी चलते हैं राजमहल का राज सुख करने। तो तीनों मिलके चल दिया राजमहल के तरफ। मतलब उसके पास मतलब ठग था, कपड़ा उपड़ा था नहीं वैसन, इधर से झीट झाट करके मतलब कपड़ा उपड़ा जूता वूता पहन लिया, टाई वो पहन लिया, आराम से चल दिया राजमहल की तरफ। जैसे चलता है राजशाही ड्रेस में, राजमहल के तरफ गया। जैसे गेट के पास गया, राज दरबार का जो गेट था, महल का जो गेट था, गेट के पास गया तो गेट के पास गेट की खड़ा था। वो कहता है किधर कहाँ चल गया तू लोग? बोला अदब से बात करो, अदब से बात करो। बोला अदब से कौन सी बात करेंगे, तू कहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर नहीं, विद्वान के साथ ऐसे बात नहीं किया जाता है, थोड़ा अदब से बात करो। बोला अदब से बात करेंगे, पहले ये बताइए आपका घर कहाँ है? तो चारों ठग मिल के कहता है मेरा घर कहीं नहीं है, हम इसी राज्य के नागरिक हैं और राजा साहब के पास जो समस्या है उसका समाधान हम करेंगे। बोला तू वो समाधान करेगा जो देश विदेश का मतलब गणितज्ञ नहीं क्या? बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। बोला तुमसे क्या होगा, तू जानता है छोटका कोई बात जानता है? बोलो तो त्रिभुज क्या होता है, बोलो तो रेखा किसको कहते हैं? बोला देख मेरा यहाँ बेइज्जती हो रहा है। चारों ठग कहता है मेरा बेइज्जती हो रहा है, यहाँ गेट पे मेरा बेइज्जती हो रहा है, हम ऐसे बर्दाश्त नहीं करें, हम जाते हैं। तब तू लोग यहाँ सब मूर्ख सब है, कभी तू लोग से मतलब बेरा पार नहीं होगा, कभी तू लोग नहीं समस्या समाधान कर पाएगा, मेरा बेइज्जती कर रहे हो, हम जाते हैं। मतलब ऐसे मतलब इतना मतलब डट के बोला ना कि वहाँ गेट की जो था, वहाँ गार्ड जो था उसको लग गया नहीं वाकई में ये सब विद्वान है, वाकई में विद्वान है, मतलब थोड़ा सा डर गए। बोला अच्छा ठीक है चलिए आप लोग। उनका नाम पता नोट किया, उनको अंदर जाने का अनुमति दे दिया, एक पास बना के चारों को दे दिया। चारों पास लेके अंदर पहुँचे, जहाँ पे देश विदेश का सब गणितज्ञ पहुँचल था वहाँ भी ये भी पहुँचे। अब सब वहाँ पे सब गणितज्ञ का मतलब नाम नोट हो रहा था, कब मतलब सबको अपना अपना एक टाइम दिया गया, जब आप इस टाइम में अपना अपना थ्योरी पेश कीजिए। तो ये सब भी अपना ले गए अपना नाम लिखाने, जब हम भी थ्योरी पेश करेंगे तो ये सबके माइंड में तो पहले था हम सबसे बाद में अपना नंबर लगाएंगे, ठीक है। सबको लगाने दिया, सबको नंबर लगाने दिया, सबको लगाने दिया, ये अपने लास्ट में जाके अपना नंबर लगाया। इसका नंबर करीबन 100 गणितज्ञ के बाद आया नंबर। तो मतलब क्या लगभग 1 महीना बाद इसका नंबर आया थ्योरी पेश करने में। 1 महीना तक के लिए तो ये सब निश्चिंत हो गया, तीनों मिलके आनंदित हो गया, एकदम आनंद से विभोर हो गया। चलो आज तो कम से कम 1 महीना के लिए राज सुख मिला। तो उसमें कहता क्या, जो मेन ठग था वो तीनों कहता रे बेवकूफ़, 1 महीना बाद ना अपने लोग का नंबर आएगा,
तो अपने लोग 1 महीना तक यहाँ रहेंगे नहीं, 29 दिन तक रहेंगे। 29 दिन अगले दिन जो अपने लोग का नंबर आएगा रात में भाग जाएंगे अपने लोग, रात में यहाँ से भाग जाएंगे। कम से कम 29 दिन तो रात सुख करेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। अपने लोग से थोड़ा वो होगा वो सब। तो बोला हाँ हाँ बात ठीक है। तीनों मिलकर रहा, खाया पिया, राज दरबार में घुमा, इधर उधर, मतलब ऐश मौज किया। इस सब को ऐश मौज करने के चक्कर में जो है, राज सुख करने के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला जो कब महीना पुर गया। ये सब वहाँ मतलब जो उसका थ्योरी जो पेश होता था उस मीटिंग में जाता भी नहीं था, ठीक है। तो इसको पता ही नहीं चला जो कब इस सब का नंबर आ गया। कहा कि इसका नाम अनाउंस हुआ, जाइए फलना कुमार यहाँ पे पहुँचे स्टेज पे, आप अपना थ्योरी पेश कीजिए। अब तो इसका माथे चकरा गया, अरे भाई तो मतलब महीना पुर गया, मेरा नंबर आ गया। तो अब जो पीछे 3 वो जो मतलब ठग था छोटका मोटका, बोले रे बेवकूफ़, कह रहे थे ना मत आओ यहाँ, अब आया, अब जाओ, अब राजा के सामने पेश होगा, अब पता चलेगा तुमको। आज तू गया, तू भी गया, हम सबको लेके चलेगा। राजा साहब को यदि पता चल गया तो 3-4 आदमी को फंसरी लटकाएगा। तो बात तो सही है, यदि इधर उधर होता तो फंसरी लटका, सिर्फ पता चल जाए वहाँ जो ये तीनों मतलब उल्टा पुल्टा करने आया तो फंसरी तो लटकबे करेगा तीनों का। पहले तो फांसी देना था, हम बता किसी को लटका दो, कोई कहने वाला नहीं है। तो ये तीनों मिलके वहाँ पे गया। अब करे क्या, तो पीछे 3 को पीछे रह गया, एक ठो को धकेल जाएंगे, चल तू चल वहाँ, तू स्टेज पे चल, तू बोलना, जो बोलना तू बोलना, हम पीछे में खा रहेंगे, हम कहेंगे तुम्हारा हम गार्ड है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब बेचारा जो एगो बुधियार ठग था उसको स्टेज पे भेज दिया। अब उसका माथा पसीना शरीर से मतलब जा रहा है, माथा काम नहीं कर रहा, अभी क्या करे। उसके सामने आया गणितज्ञ, वहाँ का जो गणितज्ञ था जो आयोजन करता थे वो उनके सामने आए, बोले जी बोलिए श्रीमान जी आपका क्या थ्योरी है, आप अपना थ्योरी सब गणितज्ञ के सामने पेश कीजिए। तो उस ठग का माथा एकाएक देखिए कितना अच्छा से काम किया। बोला देखिए ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जितना गणितज्ञ है, ये जो आज आपका करीबन 1 महीना से अधिक से प्रयास कर रहा है, फिर भी जो इस समस्या का समाधान नहीं किया, क्या लगता है इस सब से होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। बोला नहीं, इसीलिए तो आप हैं, तो आप बोलिए ना आप क्या कीजिएगा। नहीं हम नहीं करेंगे, हम इस सब के सामने हम करेंगे। अरे हम बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत छोटे गांव से आते हैं, हम जो यहाँ अपना थ्योरी पेश करेंगे तो ये जो देख रहे इतना देश विदेश से सब गणितज्ञ सबको हमारा थ्योरी ये सब मतलब चुरा लेगा, ये सब फिर कल कहेगा क्या नहीं ये तो हम थ्योरी दिए हैं। तो हम यहाँ आम मतलब टोटल आदमी के बीच में अपना थ्योरी पेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमको यदि करना है तो राजा साहब को बोला उसके सामने में करेंगे, अन्यथा हम सबके सामने में नहीं करेंगे थ्योरी पेश। हमको क्या बेवकूफ़ समझे है? हम अपना थ्योरी रखेंगे, वो कह देगा नहीं थ्योरी तो हम दिए है, हम ऐसा काम करने वाले नहीं हैं। राजा साहब को बुलाइए, हम राजा साहब के सामने अपना थ्योरी रखेंगे, बाकी किसी के सामने हम रखने वाले नहीं हैं। चाहे तो हमारा थ्योरी लीजिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। तीनों बोला हाँ हाँ चल 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 चल, तीनों अपना मतलब काम निकालने का प्रयास में। तो आयोजनकर्ता जो थे अब तो थोड़ा मतलब उधर बुनने पर गया, अब करना क्या है। तो आयोजनकर्ता राजा साहब से संपर्क किए, राजा साहब से बातचीत की, जहाँ मतलब अपने ही देश का मतलब 4 गो गणितज्ञ है जो कि कहता है जी समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन सबके सामने अपना थ्योरी पेश नहीं करेंगे, वो आपके सामने में करना चाहते हैं। तो राजा साहब बोले कि देखो 2 दिन तक तो हम बिजी है, तीसरा दिन हम इससे मिल लेंगे, ठीक है। तो 3 दिन के बाद उनको भेजो, 3 दिन के बाद उनसे हम मिल लेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। तो इनका नंबर स्टेज पर से नीचे हो गया। क्यों? ये तो अब राजा साहब के सामने जाएंगे, तो 3 दिन के लिए इसका मामला टल गया, बाकी और दूसरा को स्टेज पर आया। अब तीनों को कम से कम 3 दिन का मौका मिला, 3 नहीं चारों को कम से कम 4 दिन का मौका मिला, जो 4 दिन में कम से कम बोरा बिस्तरिया समेटो, यहाँ से भागो। लेकिन देखिए जिनको राजा साहब से मिलना हो उसका तो कुछ सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया जाता है, 2-4 सुरक्षाकर्मी लगा दिया, रूम में अच्छा वाला रूम में दे दिया सबका बिछावन, 2-4 को गार्ड को रख दिया पहरा में जो इसको कोई तंग नहीं करे। ये सब दिन रात एक के फिराक में रहता था, जब कोई रास्ता मिले कि यहाँ से भागे राजमहल से। लेकिन गार्डे इतना था कि उसको भागने का 3 दिन तक मौका नहीं मिला, चारों में से कोई नहीं भाग पाया। तीसरा दिन राजा साहब के सामने इसका पेशी हुआ। राजा साहब के सामने में यहाँ पहुँचे, बोले प्रणाम राजा जी साहब। बोले खुश रहो, बोलिए मतलब कैसे कैसे आप लोग क्या सब मतलब आप लोग का थ्योरी है, कि सुने कि आप लोग अच्छा थ्योरी दे रहे हैं, बाकी हमको बहुत खुशी हुई कि अपने राज्य का ही गणितज्ञ इस समस्या को समाधान कर लेंगे, हमको भी अपने राज्य के इस गणितज्ञ पे गर्व है, बोलिए क्या है आपका थ्योरी। तो उसमें से जो तेजगरा ठग था वो बोलता है देखिए राजा साहब हमारा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सीक्रेट है, ये इसीलिए सबके बीच में हम नहीं रखे। बोलिए क्या है, बोलिए तो सही।
बोला राजा साहब इतना आसानी से ये नहीं है सुलझने वाला, जितना आसानी से इसको समझते हैं सुलझ जाएगा, इतना आसानी से नहीं सुलझने वाला। इसको सुलझाने के लिए थ्योरी थोड़ा लंबा चौड़ा है और इसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। एक लंबा कोर्स है, उतना मतलब आपको यदि हम बताने लगे तो बहुत लंबा समय, उतना मतलब कुछ दिन तक लग जाएगा आपको बतलाने में, तब जाके आप समझिएगा ये कैसे इसका बंटवारा होगा। जिस प्रकार कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है, कोरोना के इलाज के लिए 3 वैक्सीन चाहिए, उसके बाद कोरोना का इलाज होगा, वैसे बोला इसको बंटवारा करने के लिए, इस ज़मीन को 3 या 3 से अधिक भाग में बंटवारा करने के लिए कम से कम 6 महीना का कोर्स है। 6 महीना तक आपको सिखाना पड़ेगा, इसके बाद आप सीख पाइएगा इसका बंटवारा कैसे करें, ठीक ना। तो आपके पास तो इतना दिन का समय है नहीं, आप तो इतना दिन मेरे साथ रहेंगे नहीं, तो आपके सामने हम कैसे अपना थ्योरी पेश करें। तो ऐसा काम कीजिए ना, आपके राज्य में जो सबसे अच्छा गणितज्ञ है, जिस पे आपका विश्वास है जी कुछ उल्टा पुल्टा काम न करे, तो उस गणितज्ञ को आप हमारे साथ लगा दीजिए। जो अच्छा गणितज्ञ है उनको आप मेरे साथ लगा दीजिए, और वो यदि मेरे साथ आ जाएंगे, उसको हम 6 महीना तक, 6 महीना इस राजमहल में रह के 6 महीना तक में उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे। 6 महीना में उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग अपना चले जाएंगे। वो अपना राजमहल में इस समस्या को, जितना भी समस्या है सब कुछ सुलझाते रहेगा। चुटकी में चुटकी बजाओ, इसको इस ज़मीन का 3 या 3 से अधिक भाग में बंटवारा करो। तो राजा साहब को कुछ आसान बुझा जाए, हाँ बात तो सही है, हमको तो उतना टाइम नहीं है कि हम थ्योरी सुनेंगे। तो वो अपने राज्य का जो सबसे मतलब प्रतिष्ठित गणितज्ञ थे, उस गणितज्ञ का नाम है, चले, उस गणितज्ञ का नाम था हिपार्कस। क्या नाम था? हिपार्कस, ठीक ना। उस राज्य का जो सबसे महानतम मतलब गणितज्ञ थे उसका नाम था हिपार्कस, ठीक ना। तो राजा साहब क्या किए, ये इस गणितज्ञ को उन चारों ठग के सामने में लाकर प्रस्तुत किए। बोले आज से, हिपार्कस को बोले आज से आप इन चारों से थ्योरी मतलब अपना विद्या ग्रहण कीजिए, और ग्रहण करके आइए, और 6 महीना का ये सब आपको ट्रेनिंग देंगे। 6 महीना का ट्रेनिंग आप ले लीजिए, तो आप इनका बंटवारा कर लीजिएगा। तो हिपार्कस बोले ठीक है राजा साहब, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कह के राजा साहब चले गए। अब बचा 4 ठग। चारों ठग तो राजा साहब को मतलब ठग के भगा दिए। आयोजनकर्ता उस पूरे का पूरे उस सभा के आयोजनकर्ता को ठग लिए। अब चारों के सामने बस एक ही रास्ता था, क्या? इसको ठगना। किसको? हिपार्कस को ठगना। हिपार्कस को कैसे ठगेंगे? इनके सामने सिंपल सा बात था, जब तक ठग सको तब तक राजमहल का सुख भोगो, और जब नहीं ठग पाओगे तो राजमहल छोड़ के भागो। लेकिन एक बात और था, इस बात का हम चर्चा ही बोल गए। राजा साहब बहुत बड़ा इनाम का घोषणा किए थे। क्या इनाम का घोषणा था? बोला जो व्यक्ति इस समस्या को मतलब इस समस्या का समाधान कर पाएंगे उनको हम अगला उत्तराधिकारी इस राज्य का बनाएंगे, मतलब उसको इस राज्य का राजा बनाएंगे, अगला उत्तराधिकारी बनाएंगे, ठीक ना। तो अब चारों के माइंड में यह था जो हम लोग तो मतलब इसका समाधान नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको कम से कम यदि 6 महीना तक ठगते रह गए तो 6 महीना तक राजभोग कर पाएंगे, ठीक ना। तो आइए इनको ठगने का प्रयास किया। सबसे पहला दिन कैसे ठगा? आइए सबसे पहला दिन देखते हैं। सबसे पहला दिन कैसे ठगता है? तो सबसे पहला दिन कौन? चारों ठग मिलके हिपार्कस को ठगता है, ठीक है। और इसी को ठगने के क्रम में उस चारों ठग को जो जो मन में आया, वो इसको बताते गया। उसी बताने के क्रम में ये साइन थीटा कोस थीटा सब इसको आलतू फालतू चीज बताया, ठीक ना। तो इसी कारण हिपार्कस को ही बोला जाता है मतलब त्रिकोणमिति का जनक। त्रिकोणमिति का जन्मदाता कौन? तो हिपार्कस। हिपार्कस को क्यों कहा जाता है, चारों ठग को क्यों नहीं कहा गया? इनके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। चारों ठग तो सिर्फ ठगने के उद्देश्य से आए थे। वो सब हिपार्कस को 6 महीना तक बतलाया भी नहीं। हिपार्कस को कुछ ही दिन बतलाया, 2 या 3 महीना बताया, उसके बाद उस सब जैसे मौका मिला चारों भाग गया। हिपार्कस उसी ठग का जो जितना कुछ सीखा था उसी के हेल्प से पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का विशाल वृक्ष खड़ा कर दिया, और आज अपने लोग उसी त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। तो आइए वो चारों ठग मिलके पहले दिन हिपार्कस को कैसे ठगा, पहले दिन क्या बतलाया, इनको जानते हैं, लेकिन आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास में इतना ही, ये कहानी यहीं तक रहने दीजिए। अगले क्लास में आपको बतलाएंगे वो चारों ठग हिपार्कस को कैसे कैसे ठगा और क्या क्या सब उनको मतलब ट्रेनिंग दिया। उस ट्रेनिंग का पहला दिन क्या था,
तो अगले क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।